फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। वो राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं टू लिव ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, टू एंजॉय ऑल द फ्रीडम्स। अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य पार्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इसके रिमेडीज़ ना हो। अगर हमारा फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसका हनन हो रहा है, तो अगर रिमेडीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर इस फंडामेंटल राइट का भी कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, 7। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें 44th अमेंडमेंट 1978 में इस राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और 300A आर्टिकल जोड़ा गया। इसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी मात्र एक लीगल राइट या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल राइट है अगर है तो फिर उसका अलग रिमेडीज है, और लीगल राइट का और या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अलग रिमेडी है। तो रिमेडी के आधार पर हम इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट कहते हैं। तो 6 राइट बचे हैं मेरा। अगर सबका एक एक वर्ड हम याद रखेंगे, राइट टू इक्वालिटी, EFLP एंड ERCE, EFLP, ERCE, इस तरह से हम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, आसान रहेगा। और राइट टू फ्रीडम में फिर 6 राइट है। इसमें देखिए दोनों तरफ से राइट, फंडामेंटल राइट भी 6 हैं, और राइट टू फ्रीडम जो एक राइट है, सेकेंड राइट, उसमें भी फिर 6 फ्रीडम है। S stands for speech, A stands for assemble, second is association, M is move, R for reside and P for profession। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि सेकेंड राइट, राइट टू फ्रीडम में 6 फ्रीडम है, दैट इज साम अर्प। इसमें जो रिमेडीज जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो 2 रिमेडीज है। एक तो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, दैट इज आर्टिकल 32। ये दोनों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू में अगर पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बनाती है या लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट बनाती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। सेंट्रल लॉ का सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लॉ का हाई कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। अगर वो लॉ या एक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, रिपग्नेंट है, तो नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में जो फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, इसमें या तो आगे स्टेट या फिर कोई व्यक्ति या कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हनन कर रहा है, तो वो व्यक्ति जिसका हनन हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 फॉर रिमेडीज, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको उसका रिमेडी उसको प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, अब हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। जो आर्टिकल्स हमारे इसमें दिए गए हैं, वो आर्टिकल 13 से लेकर के 35 जो कि इम्पॉर्टेंट है। 13 जैसा हमने बताया, जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में रहती है, इनकंसिस्टेंट रहती है, तो उसे नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या स्टेट लॉ है तो हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 14, हर आर्टिकल का एक हम वर्ड याद रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। जैसे आर्टिकल 14 लॉ याद रखिएगा, यानी कि इक्वालिटी है बिफोर लॉ, जो कि इक्वालिटी हमने पहले ही देख लिया, राइट टू इक्वालिटी, उसमें 5 आर्टिकल्स हैं, तो इक्वालिटी से रिलेटेड बिफोर लॉ। 15 है डिस्क्रिमिनेशन, इसमें एक वर्ड है जो कि हमको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन। 16 में हमें एम्प्लॉयमेंट याद रखना है। 17 जो है हमें अनटचेबिलिटी याद रखना है।
तो इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 हो गया, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट इज 15, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट इज 16, अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन अनटचेबिलिटी दैट इज 17, 18 जो कहता है टाइटल के बारे में, यानी कि कोई भी, जैसे पहले जो मिलता था टाइटल राय बहादुर और वगैरह वगैरह अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो उसे बैन कर दिया गया आर्टिकल 18 में। तो हमारे इक्वालिटी के लिए 5 आर्टिकल हो गए। फ्रीडम के लिए एक आर्टिकल है दैट इज 19, इसमें 6 फ्रीडम जैसा हमने पहले देखा वो उसमें एनिमरेटेड है। तो इसमें याद रखिए, कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन किस आर्टिकल के तहत है, तो दैट इज 17। एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी एम्प्लॉयमेंट के में जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो दैट इज 16। तो हर के लिए एक एक वर्ड हम याद रखेंगे। 14 लॉ, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 16 एम्प्लॉयमेंट, 16 एम्प्लॉयमेंट या अच्छा एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 दैट इज बैड, अनटचेबिलिटी के लिए है 17, तो वो याद रखिएगा। 18 टाइटल 8 से जैसा दिख रहा है, उस तरह से कोरिलेट करेंगे हम लोग। 19 फ्रीडम, वो याद रखिएगा। 20 जो हमें कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो इसमें कन्विक्शन हमें याद रखेंगे 20 में। 21 है राइट टू लाइफ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन हमें दिए गए हैं उसके बारे में कहता है, तो ये हम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। 20 हो गया कन्विक्शन। अब कन्विक्शन में 3 पॉइंट है जिसको कि हमको याद रखना चाहिए। जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता है। हमें राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, और हमें लीगल एड लेने का भी अधिकार रहेगा। हमें कोई भी लॉ जो प्रेजेंट में लागू है उसी में हमें कन्विक्शन हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ करके नहीं हमें कन्विक्ट किया जा सकता है। यानी कि हमें अरेस्ट होने के बाद कोई लॉ बनाया गया और हमारे खिलाफ कार्रवाई वो नहीं कर सकता है। एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार यानी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार हमें कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता है। तो डबल जियोपार्डी की अगर बात होती है तो आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन देता है। रिट्रोस्पेक्टिव लॉ की बात होती है तो हमें आर्टिकल 20, हमें सेल्फ इनक्रिमिनेशन अंडर ड्यूरेस, धमका के कोई गवाही खुद के अगेंस्ट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, दैट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 हमें लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। अब राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सपैंड किया है इसको, इसके बारे में डिफरेंट जजमेंट्स में। जैसे कि राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन जो कि 86 अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है 21A। तो राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन एक राइट बन गया जिसमें हम जिसके अगर हमें नहीं मिलता है राइट टू एजुकेशन तो हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें एक्सपेंशन में राइट टू फूड भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू वाटर, तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई है। लेकिन अभी उस सब को हमने पार्लियामेंट ने अडॉप्ट नहीं किया है। जब तक इसमें अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट में कहा है कि राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट एक काइंड ऑफ कि किसी तरह जी रहे हैं। राइट टू लाइफ मतलब हैव ए हेल्दी एंड गुड लाइफ। तो गुड लाइफ में सारी चीज़ें, वाटर, क्लीन इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें आ जाती है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमें इसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान ने कि 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट कोई करता है तो 24 आवर्स के अंदर हमें किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और किसी भी हालत में अगर हम कोई अथॉरिटी हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन करता है, हमें अरेस्ट करता है, तो मैक्सिमम 3 महीने तक हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमें प्रोटेक्शन है आर्टिकल 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 कहता है कोई फोर्स लेबर हमसे नहीं करा सकता है। फोर्स लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर में बेगर्स, बेगरी है वगैरह हमसे कोई नहीं करा सकता है, प्रोटेक्शन है। अगर कराता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कोई मजबूर करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर
तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आर्टिकल 424 के अंतर्गत। राइट टू रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में प्रोफेशन या मैनेज टू मैनेज आवर ओन अफेयर्स, वो सारी चीज़ें हमें 24 से 28 के बीच में हमें प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 आर्टिकल जो है रिलीजन के फ्रीडम से संबंधित है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमें उन 29th और 30th से मिलता है। और अगर कहें माइनॉरिटीज राइट, माइनॉरिटीज के राइट कहाँ से मिलते हैं, तो दिस 29th और 30th से, क्योंकि रिलीजन मेजोरिटीज पॉपुलेशन का भी रहता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट जस्ट फॉर माइनॉरिटीज, फॉर मेजोरिटी पीपल ऑल्सो। तो माइनॉरिटी के लिए स्पेशल क्या है 29th और 30, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1930 हो गया, 29th 30th हो गया। 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 31 44th अमेंडमेंट के बाद इसे रिपील कर दिया गया है। तो आर्टिकल 31 इज नो मोर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन रिपील्ड। आर्टिकल 33 जो हमें कहता है किस तरह से हम फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है इन देयर एप्लीकेशन टू आर्म्ड फोर्सेस। यानी आर्म्ड फोर्सेस जो कि बाहर बॉर्डर पे या पुलिस, इसमें पुलिस भी इंक्लूडेड है, पुलिस या कोई भी ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह वगैरह सारे इनके इंक्लूडेड है, या सीबीआई, सारे इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि वो काफ़ी रिस्की जॉब होता है, तो उनका फंडामेंटल राइट उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रूल और इसमें पार्लियामेंट ने किया है किस तरह से उसको मॉडिफाई किया गया है। अगर कहीं भी किसी भी एरिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो आर्टिकल 34 के तहत वहाँ पे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 33 इज मॉडिफिकेशन फॉर आर्म फोर्सेस, आर्टिकल 34 इज फॉर रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मार्शल लॉ। जहाँ भी मार्शल लगा हो वहाँ रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट में किया जाता है, वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आर्टिकल 35 यानी अब तक जो भी हमने देखा, आर्टिकल 14 से लेकर के 34 तक, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी फॉर द इन्फोर्समेंट और फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ डिफरेंट राइट्स। तो आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग का पावर देता है। उसमें बहुत सारे लॉ बनाए भी गए हैं, जैसे AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है। इसमें पहले उधर नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था। 1990 का जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए है, ये आर्टिकल 35 के तहत ही एक पार्लियामेंट ने बनाई है, ताकि उसमें आर्म्ड फोर्सेस और वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें ये देखिएगा कि अगर कहीं भी इमरजेंसी लगा हुआ है, आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 के तहत अगर इमरजेंसी लगा है, तो सारे राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन 2 राइट सस्पेंड नहीं होता है, दैट इज आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये 2 राइट किसी भी हालत में, इमरजेंसी हो या न, कोई भी सिचुएशन में ये सस्पेंड नहीं होते हैं और ये लागू रहता है। जैसे 352 के तहत अगर इमरजेंसी लागू होता है, आर्टिकल 352 के तहत, तो उसमें 353 में उसका इफेक्ट होता है, किस तरह से पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर और सबको खत्म करके सारा पावर ले लेती है। और आर्टिकल 358 और 359 वो किस तरह से क्या कहते हैं, राइट्स सस्पेंड होते हैं। आर्टिकल 358 जो कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पे, आर्टिकल 352 का इमरजेंसी लगा हुआ है तो सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंशन ऑफ राइट्स। और 359 कहता है कि किस तरह से उसका इन्फोर्समेंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या कहते हैं, किसी भी रिट को, किसी भी लिटिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस फॉर इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 359 358 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये देखें कि क्या कहते हैं, जो इन्फोर्समेंट है फंडामेंटल राइट्स का, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट को पावर दिए गए हैं आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट
ना सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए बल्कि अन्य राइट्स, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट जारी कर सकती है, यानी ऑर्डर जारी कर सकती है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट को दिया गया है अंडर अंडर आर्टिकल 2226। अगर हम देखें कि अमेंडमेंट जो हुए हैं, 24th अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, जिसमें कि आर्टिकल 13 और 368 जो अमेंडमेंट, पावर टू अमेंडमेंट, वो दोनों का अमेंडमेंट किया। फिर उसका दूसरी सरकार आई तो उसको फिर खत्म किया गया। आर्टिकल 42 में फिर 32A जोड़ा गया, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, उसको कम करने के लिए आर्टिकल 32A उसको फिर खत्म किया गया। आर्टिकल 43 और 44 में जो भी आर्टिकल इसमें 24th और 42nd अमेंडमेंट में चेंजेस लाए गए थे फंडामेंटल राइट के संबंध में, उसको 43rd और 44th अमेंडमेंट से खत्म किया गया है। तो फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट काफी कम हुआ है। इसमें दो बार 24th और 42nd में अमेंडमेंट किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था, इसको बाद में खत्म किया, रिपील किया गया। तो लीस्ट अमेंडेड आर्टिकल है। लेकिन इसमें 31st आर्टिकल, जिसको 44th अमेंडमेंट से खत्म किया गया, प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी वेलफेयर स्टेट जब हम बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी राइट एक बहुत महत्वपूर्ण राइट है, जिसको कि हम अगर वेलफेयर स्टेट कहेंगे तो प्रॉपर्टी के राइट को खत्म करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो अब्यूज हुआ है या कह सकते हैं अमेंडमेंट हुआ है किसी आर्टिकल में, तो वो है आर्टिकल 31। हमने कहा फंडामेंटल राइट्स एक्ट लीस्ट अमेंडेड, इसमें क्योंकि अब आर्टिकल 31 है नहीं एज ए फंडामेंटल राइट, तो इसको हम अलग रख रहे हैं। आर्टिकल 31 78 से पहले सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें इसको राइट टू प्रॉपर्टी के लिए हमने देखा था शेड्यूल 9 है, जिसमें कि जितने भी लैंड रिफॉर्म के एक्ट्स हैं सबको शेड्यूल 9 में रखा गया है। यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए लैंड रिफॉर्म या लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो भी एक्ट बनाए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो उसको सबको शेड्यूल 9 में रखा गया है। आर्टिकल 31 खत्म करने के बाद अब जो है 300A है आर्टिकल उसके लिए, यानी कि जहां भी कोई लैंड रिफॉर्म का एक्ट बनता है 300 आर्टिकल ए में, वो फिर उसको लिस्टिंग कर देते हैं आर्ट शेड्यूल 9 में। तो ये है पूरा फंडामेंटल राइट्स और उसका रिमेडीज। थैंक यू फ्रेंड्स।